इस पूरी दुनिया के जब आप मैप को देखते हो तो उसमें एक इंडिया एक कंट्री है कि जिसमें इसका बहुत बड़ा योगदान है बहुत सी चीज़ों में, और जिसकी एक रंगीन हिस्ट्री है। वो हिस्ट्री खून से भी लिखी गई है, वो हिस्ट्री खून के कतरों से भी लिखी गई है, वो हिस्ट्री नौजवान लोगों की कुर्बानियों से भी लिखी गई है। तो एक बड़ा ही ऐतिहासिक तारीख है जो इस कंट्री के साथ जुड़ी गई है। लेकिन 1947 में आज़ादी के बाद इसको वो अथॉरिटी दी गई, बल्कि इसने वो हासिल की, वो पावर, वो अथॉरिटी कि ये अपनी डेस्टिनी खुद चूज कर सके, ये अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस खुद चूज कर सके। ये 47 की आज़ादी के बाद, उन कुर्बानियों के बाद ये पावर इसको मिली, अथॉरिटी मिली जो बड़ों ने दी, और उन्होंने इस कंट्री के हवाले से इसके मुकद्दर के लिए, इसके फ्यूचर के लिए कुछ फैसले किए थे, और वो फैसले उन्होंने एक डॉक्यूमेंट करके हमें यहां पर दिए कि आने वाली नस्लें उसकी इज्जत कर सकें, उसकी पासदारी कर सकें, उसको बचा सकें। कोई गाड़ी या कोई भी फोन आप खरीदते हैं तो उसके साथ एक यूजर मैनुअल, एक गाइड आती है कि जिसमें लिखा होता है कि कैसे इस पर्टिकुलर मशीनरी को हैंडल करना है, और जो इंसान, a man who fails to handle that particular machinery in accordance with that particular booklet, that ends in the destruction of that particular machinery. उससे वो मशीनरी का नुकसान हो जाता है अगर उस यूजर मैनुअल के हिसाब से उसको ना चलाया जाए। तो हिंदुस्तान का यूजर मैनुअल जो कि आईने हिंद है, which is the constitution of India, अगर उसके हिसाब से नहीं चलाया जाएगा तो ये जगह तो बच सकती है, ये जमीनें, ये पहाड़, ये फिजाएं तो बच सकती हैं, लेकिन हिंदुस्तान नहीं बच सकता। ये क्लियर कट वायलेशन कर दी आपने उन चीजों की जिसको जोड़ के बना था। इसके पिलर्स, जो तामीर थी, जो इसकी जो बेस था इसका, आपने उसको उखाड़ के फेंक दिया। और हर हिंदुस्तानी की ये जिम्मेदारी है कि उसको बचाने के लिए आगे आए, सामने आए, और अगर खून का नजराना और जान का नजराना पेश करना पड़े तो वह करे, क्योंकि हजारों लोग पहले यहाँ पर इस जमीन के नीचे दफन है जिन्होंने इस देश की आजादी के लिए अपने आप को कुर्बान किया, और उनकी कुर्बानी की इज्जत हमें करनी पड़ेगी कि वो हमारे लिए था। एक ख्वाब था उनका कि एक नस्ल आने वाली है कि जो आराम से, सुकून से अपनी जिंदगी गुजार सकेगी। एक नस्ल आने वाली है कि जिसको खून नहीं दिखेगा यहाँ पर, उसको साफ पानी दिखेगा। एक नस्ल आने वाली है जिसको मजहब के नाम पर जज नहीं किया जाएगा, एटलीस्ट that was what they thought at that particular time। एक नस्ल आने वाली है जिसको इक्वालिटी मिलेगी आर्टिकल 14 के अंदर। एक नस्ल आने वाली है जो चाहे अपनी मर्जी से अपना मजहब फॉलो कर सकती है, उसको प्रीच कर सकती है। एक नस्ल आने वाली है जिसके लिए हम एक ऐसी जमीन बनाना चाहते हैं कि जिस पर उसके हुकूक की पासदारी की जाएगी। हम उसके लिए कोर्ट्स को अथॉरिटीज देंगे, कोर्ट्स को पावर देंगे। एक नस्ल आने वाली है कि जिसमें रंग नस्ल के बिहाफ पर नहीं, बल्कि एक इंसान के इंटेलिजेंस के बिहाफ पर उसको चीजें मिलेंगी, उसको जॉब्स मिलेंगी। एक ख्वाब था उनका, वो किस हद तक पूरा हुआ वो हम सब लोग जानते हैं कि वो क्या हो। और आज उस पर्टिकुलर आईने हिंद, उस पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के हवाले से बात करना जरूरी समझता हूँ कि किस तरह से उसकी कहां उसकी धज्जियां उड़ा दी गई, और अनकरीब अगर उस मैनुअल को फॉलो नहीं किया गया, दिस विल इफेक्ट इनटू द डिस्टर्बेंस ऑफ द इंटरनल मैटर्स ऑफ द कंट्री। और ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं, बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं। और इसका हिसाब उन सब लोगों को देना पड़ेगा जो अपनी झोंपड़ियों में छुप के अपने छतों के नीचे कहीं बैठे हुए थे और पेचेक टू पेचेक अपनी जिंदगी गुजार रहे थे और आवाजें नहीं उठाई। हिसाब उनको देना पड़ेगा, और उनको नहीं देना पड़ा उनकी आने वाली नस्लें जरूर इसका हिसाब का भुगतान करेंगी। मैं कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 25 को उठाना चाहता हूं, बल्कि उससे पहले थोड़ा सा जिक्र करना चाहता हूं कि 1945-46 जब वर्ल्ड वॉर 2 का एंड हो रहा था, इतनी कत्ल गारत देखने के बाद, इन फिजाओं को खून में रंगे हुए देखने के बाद, छोटे छोटे मासूम बच्चों की लाशें देखने के बाद, जब वो बम गिरता था वो ये नहीं देखता था कि मैं हिंदुस्तान को मारूं या मैं मुसलमान को मारूं या यहाँ के हिंदू को मारूं, या कि वो सबको तोड़ फोड़ के रख देता था। वो लाशें देखने के बाद, वो जुल्म सितम देखने के बाद, उसके बाद अपनी जो डिस्टर्बेंस हुई यहाँ पर
47 के टाइम पर, जहां पर साफ लफ्जों में कह देना चाहिए कि आपको पता होना चाहिए अपनी तारीख, कि जहां पर हमारी हिंदू मेजॉरिटी थी वहां पर मुसलमानों को मारा गया, जहां पर मुसलमान मेजॉरिटी थी वहां पर हिंदुओं को मारा गया। ये खून के निशान ये जमीन ने देखे हैं, इन फिजाओं ने अपनी आंखों से देखे हैं, तारीख में वो लिखे गए हैं, और मैं तो उसको कम से कम नहीं भुला सकता। अगर कोई इंसान उसको बुलाना चाहता है तो हमने बहुत कुछ देखा। तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली की जो डिबेट थी उसमें सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट था वो था यार कि जो लोग मार दिए गए, जो लोग काट दिए गए, और हमारे भाई बहन थे, हिंदू मुसलमान नहीं थे, वो इंसान थे कि जिसका रामायण पढ़ो तो राम जी ने भी जिक्र किया कि मुझे हैरत होती है कि राम ने कभी अपनी जिंदगी में मजहब के नाम पर कोई लड़ाई नहीं ली, कोई जंग नहीं ली, ना किसी को नुकसान पहुंचाई। वो इंसानियत का एक पैकेज थे। लेकिन जब उनको मानने वाले बाहर आके नारे मारें और ये दावा करें कि हम मजहब के नाम पर इसे मारते हैं, तो इसको हम अंधभक्ति कहते हैं, इसको हम इलिटरेसी कहते हैं, इसको हम जहालत कहते हैं। रामायण पढ़ी मैंने, गीता पढ़ी, ये सब चीजें पढ़ी, उससे जो कहानी मुझे मिली वो खिलाफ है उन सब तौर तरीकों की, उन सब रवैयों के जो आज बहुत से लोगों ने इख्तियार कर लिया है। बात करना चाह रहा था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की जो डिबेट्स थी, वो 10-10 वॉल्यूम्स पढ़ी है, कोई खोले ना तो उसको बात समझ आए, उसमें आपको पता चलेगा कि जिक्र था गया जो नुकसान हो गया, आज के बाद ये नुकसान नहीं होना चाहिए, मजहब के नाम पर दंगा नहीं होना चाहिए। अगर कोई माइनॉरिटी है तो उस माइनॉरिटी की प्रोटेक्शन हमारी जिम्मेदारी है, उसको सिर्फ इसलिए कि वो माइनॉरिटी है उसको दबाया नहीं जाना चाहिए। रिलीजन के बेसिस पर, कास्ट के बेसिस पर, कलर के बेसिस पर किसी पर कभी भी जुल्म नहीं होना चाहिए। एक ऐसे देश का हम इंतखाब करना चाहते हैं, हम एक ऐसा देश बनाना चाहते हैं, ये उन डिबेट्स में होता रहा और उन लोगों ने जिम्मेदारी ली थी अपने कंधे पर, और बनती थी कि हिंदुस्तान के फ्यूचर को, हिंदुस्तान के आने वाले कल को वो डिसाइड करें, इसकी किस्मत को डिसाइड करें। और ये उनने अर्न किया था अपने खून को देके, उस लंबी लड़ाई को लड़के। आज के लोग अगर बड़े बड़े स्टेजों पर चढ़ के बड़ी बड़ी बातें करें, इनके पास ये जिम्मेदारी में नहीं समझता कि हिंदुस्तान की फ्यूचर को डिसाइड करें। क्या आपने क्या किया इसके लिए, सिवाय तोड़ने के, सिवाय कम्युनल हेट्रेड फैलाने के? उन्होंने वो अर्न किया था और स्टेज पर जब पहुंचे तो उनका एक ख्वाब था कि कैसी कंट्री, एक ऐसी स्टेट एस्टैब्लिश की जाए जिसमें कलर्स के बेसिस पर नहीं, रिलीजन के बेसिस पर नहीं, जुबान के बेसिस पर, कोई इंसान को इंसान के बेसिस पर देखा जाए और उस तरह से एक खूबसूरत बगीचा तैयार किया जाए। वो था उसका मसला। और इसकी प्रोटेक्शन के लिए फिर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर पार्ट 3 लाया गया, और पार्ट 3 आईन हिंद का, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि जिसको कोई भी नेग्लेक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि उन हुकूक के बगैर, द राइट्स विच आर मेंशन्ड इन द पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज इम्पॉसिबल for a man to do his overall development without the entitlement of those rights that are mentioned in the part 3. That are the fundamental rights. वो दिया गया और उसमें बहुत से इंपॉर्टेंट हुकूक का जिक्र किया गया, और उसमें आर्टिकल 25 की आज बात करना चाहता हूं उसके हवाले से, कि जहां पर आपको अपने रिलीजन के बारे में उसको प्रोपगेट करने की, उसको प्रोफेस करने की, उसको प्रैक्टिस करने की जो आपको राइट दिया गया। लेकिन उसमें पहली चीज ये लिखी गई, डायरेक्ट नहीं पहुंचा गया कि आपके पास यू हैव द राइट टू प्रोपगेट, प्रोफेस एंड टू प्रैक्टिस, नहीं। इन पहले लिखा गया सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी, हेल्थ। उसके बाद फिर आगे कहानी चलाई गई कि हाँ आपने मजहब के जो चाहते हैं उसको फॉलो कर सकते। ये इसलिए जरूरी था कि आप प्रियम्बल को उठाओ, वहां पर एक टर्म है सेकुलर, और ये स्टेट, ये कंट्री अपने आप में कोई मजहब, किसी मजहब को रिप्रेजेंट नहीं करती, ये नेगेट करती है मजहब को, कि हिंदुस्तान मजहब के बिहाफ पर नहीं बनाया गया। ये साफ बात है कि इसको समझना पड़ेगा एक इंसान कि हिंदुस्तान मजहब के बिहाफ पर नहीं बनाया गया, और अगर कभी भी इसको वो रुख दिया जाएगा किसी भी कम्युनिटी से, वो हिंदुस्तान को तोड़ने की बात होगी। हिंदुस्तान का नक्शा वैसा नहीं था, ना इसको वैसा बनाया गया। ये साफ साफ आपको आईन हिंद में दिखेगा, ये साफ साफ आपको कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली की उन डिबेट्स में दिखेगा जो 10-10 वॉल्यूम में आज भी दर्ज है, लेकिन खोलने के लिए वक्त नहीं है हमारे पास। जो सेकुलर टर्म का जिक्र, मजहब, हमें किसी मजहब से कोई लेना नहीं है, सब्जेक्ट टू पब्लिक मॉरलिटी, सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, सब्जेक्ट टू पब्लिक हेल्थ।
जब तक आप अपना मजहब फॉलो करो, प्रीच करो, लेकिन उस हद तक कि आप पब्लिक ऑर्डर को डिस्टर्ब न करो। सुबह के इंसान 10 बजे अपनी दुकान खोलता है, बाहर बच्चे जाके अपने गार्डन में, बाहर एक पब्लिक गार्डन है उसमें जाके घूमते हैं। कभी भी आपकी वजह से इन सब नॉर्मल एक्टिविटीज को किसी भी तरह की रोक नहीं लगनी चाहिए। दैट इज व्हाट द कॉन्स्टिट्यूशन सेड। कॉन्स्टिट्यूशन ने कहा और आज भी वो चीख चीख के कह रहा है। अगर हम कान बंद कर लें तो वो अलग बात। आर्टिकल 25 में ये कहा गया। कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली की जो डिबेट्स थी तब की, उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट मसला था और वो ये था कि कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर सबसे ज्यादा जिम्मेदारी ये है दैट इट हैज टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ द माइनॉरिटीज। कि हमेशा से होता ये रहा कि माइनॉरिटीज पर जुल्म होता रहा, इनको मारा गया, इनके राइट्स को ध्यान नहीं दिया गया, इनके कल्चर को प्रोटेक्ट नहीं किया गया, इनकी जुबान को प्रोटेक्ट, इनको एक्सप्लॉइट किया गया। हमेशा से हिस्ट्री में होता रहा। जब आईने हिंद आया, इसकी खूबसूरती ये थी कि उन्होंने कहा that it is a very grave responsibility that the constitution has and that is to protect the rights of the minorities। तो फिर पार्ट 3 में जिक्र किया गया protection of the rights of minorities, right to religion, nobody shall be discriminated on the basis of his caste, color, religion, ये सब चीजें दी गई। फिर जब ये पूरा नक्शा बनाया गया तो आर्टिकल 12 के अंदर से आर्टिकल 13 के अंदर बड़ी जबरदस्त बात कर दी कि अगर आप इसको किसी चीज से बैकअप नहीं करते, कि लोगों ने तो मानना नहीं था, उनको पता था यहाँ की आवाम जज्बाती है, यहाँ की आवाम को ना हिस्ट्री से कुछ पता, इसको नहीं पता कि पहले कितने दंगे हुए, इसको नहीं पता कि इस सब कम्युनल हेट्रेड का नतीजा क्या निकलेगा। ये आग जब लगती है तो पूरी सोसाइटी को जला के रख देती है। ये आग लगाने वाले को नहीं बख्शती, नहीं माफ करती है उसको। तो जब ये सारा मसला हुआ, ये सारी कहानी हुई, फिर आर्टिकल 13 के अंदर ये कह दिया गया कि कोई भी पॉलिसी, कोई भी एक्ट ऐसा अगर पास होता है जो फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन में है या कंट्राडिक्शन में है पार्ट 3 की, तो वो नल होगा, वो वॉइड होगा। कॉन्स्टिट्यूशन उसको कहता है कि हमें ऐसे एक्ट की कोई जरूरत नहीं है कि हिंदुस्तान के नागरिक को ये छेड़ता है उसके हुकूक के साथ, उसके हुकूक को डिस्टर्ब कर। अब अगर इस बात को लंबा किया जाए तो बहुत लंबी डिबेट चल सकती, लेकिन अब उस बात पर आ जाते हैं जो हमारी नारों की बात है कि हम सब लोग अल्लाहू अकबर का नारा हो, वो जय श्री राम का नारा हो, लेकिन सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर। कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है वो कोई भी नारा हो, वो अल्लाहू अकबर का नारा हो, आपको बोलने से कोई रोक नहीं सकता, आप किसी को बोलने पर मजबूर नहीं कर सकते। वो जय श्री राम का नारा हो, आपको बोलने से कोई रोक नहीं सकता, आप किसी को बोलने पर मजबूर नहीं कर सकते। आप ये सब कर सकते हो बट सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी, हेल्थ, ये ध्यान रखना पड़ेगा आपको, क्योंकि हिंदुस्तान का जो अक्स है वो आईने हिंद में है और आईने हिंद के इन प्रोविजंस को अगर सामने नहीं रखा जाएगा तो हिंदुस्तान ज्यादा देर तक सरवाइव नहीं कर सकता। लेकिन अगर ग्रोथ करनी है, अगर हमें आगे बढ़ना है, मैंने एक चीज बड़ी खूबसूरत देखी, जो लोग ऊपर बैठे हैं, यहाँ के नौजवान बेचारा, उसकी माँ बाप घर में बीमार, इस उम्मीद से कि ये कुछ करे, घर में कुछ लाए, लेकिन वो ऐसी ऐसी चीजों में लगे कि जिससे ना उसका अपना फायदा, ना उसके घर वालों को उस इंतजार की उसको परवाह नहीं है। जो 20 साल उसने इल्म हासिल किया उसको उसकी परवाह नहीं है, लेकिन वो रिलीजन के नाम पर किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए तैयार है। कैसा माइंडसेट बन गया हमारा। मैंने एक बड़ी खूबसूरत बात देखी, जो लोग ऊपर टॉप पर बैठे हैं, बड़े बड़े अमीर लोग हैं, इस दुनिया को चला रहे हैं कि इकोनॉमी बड़ी इंपॉर्टेंट है, उनको फर्क नहीं पड़ता, मजहब के बिहाफ पर वो काम नहीं करते, वो काम करते हैं तो एक इंसान की इंटेलिजेंस, उसकी कैपेबिलिटीज के बिहाफ। लेकिन यहाँ पर मिडिल क्लास लोगों के साथ एक ऐसा ट्रैप, एक ऐसा जाल खेला गया कि उनका वक्त भी लिया गया, उनकी एनर्जी भी ली गई, उनका फ्यूचर भी स्पॉइल कर दिया गया, बिकॉज देयर इज नो होप लेफ्ट व्हेन यू आर इन्वॉल्व्ड ऑल दीज थिंग्स। उनके दिल में नफरत भी भर दी गई। राम की जिंदगी उठाओ ना, रामायणा उठाओ ना, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी उठाओ ना, बड़े बड़े हमारे जो सरदार लीडर्स थे और सरदार जो हमारे स्पिरिचुअल लीडर्स थे, उनकी जिंदगी उठाओ ना। उस नक्शे को पढ़ने से क्यों इनकार करते हो? उन किताबों को पढ़ने से क्यों इनकार करते हो? गीता को खोल के उसका एक एक श्लोक क्यों नहीं पढ़ते? कुरान को खोल के उसकी एक आयत क्यों नहीं पढ़ते? कल को खुदा भी हिसाब लेगा कि तू मेरे बंदे को नुकसान पहुंचा के आया। वो हिंदू हो, वो मुसलमान हो, पर बनाने वाला तो एक ही है ना।
तो कल को तो हिसाब उधर भी देना है। तो ये ना हो कि वहां पर हम मायूस हो जाए। सबसे पहले चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुसलमान हो, उसकी ये जिम्मेदारी है कि कम से कम इतनी जानकारी, कम से कम इतनी इंफॉर्मेशन अपने सर में डाले कि उसको सही और गलत का पता हो। इस डिफरेंस को कम से कम वो मेंटेन कर सके, वरना लोगों की बातों में आके वो अपने आप को भी नुकसान पहुंचाएगा, अपने मजहब को भी नुकसान पहुंचाएगा और अपनी कौम को भी नुकसान पहुंचाएगा।